माइक ऑफ कर लो बच्चों आप लोग बाकी के ना। फाइव। जैसे कि राबिया मकसूद। ठीक है यहीं पे थे हम। ठीक है 113। ठीक है। अच्छा ये हम लोग पास्ट मॉर्निंग कर रहे थे। ठीक है जो PSTS। ठीक है तो पी से था पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट था। अगर वो आपने ना दिया तो आपने एंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट चूज करना है। वो ना दिया तो फिर एस से आपका था स्पाइनस प्रोसेस ऑफ लंबर वर्टिब्रा। ठीक है तो और फिर अगर जो है ना लेस देन 1 ईयर बेबी के हो तो उसमें टिबिया चूज करना है। और अगर बिल्कुल लास्ट पे जो है ऑप्शन अगर इनमें से कोई भी ना हो तो आपने स्टर्नम चूज करना है। और ये ना सिनेरियो आता भी है एक 21 ईयर ओल्ड बॉय का सिनेरियो आता है उसमें आपने स्टर्नम चूज किया तो और कोई भी ऑप्शन नहीं होता उसमें। ठीक है तो ये आता भी है। अच्छा आगे क्वेश्चन नंबर 13 है फर्टिलिन एट हेड ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन। तो ये हमने पहले भी किया अडहेरेंस ऑफ स्पर्म हेड टू ओवम मेम्ब्रेन। फर्टिलिन का सिर्फ काम होता है एडहेजन करना स्पर्म की टू ओवम मेम्ब्रेन। और दूसरा जो है अडहेरेंस के बाद जो होती है उसके ना थोड़ी सी उसकी प्रोटियोलिटिक एंजाइमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है ताकि वो जोना प्लिस्टा को डाइजेस्ट कर सके। अब पहले जो है फर्टिलिन अडहेर करता है स्पर्म को ओवम के साथ। फिर जो एक्रोसिन एक्रोसोम रिएक्शन होता है। द पार्ट ऑफ स्पर्म कंटेनिंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट द जोना प्लूसिडा तो वो आपका होता है एक्रोसोम। ठीक है डाइजेस्ट करेगा तो फिर जो है एंटर हो सकता है जिनोम आपका ओवम में। तो सबसे पहले फर्टिलिन अडहेर करना है स्पर्म को ओवम से फिर वहां पे आपका एक्रोसिन एक्रोसोम रिएक्शन होता है। 115 है स्ट्रक्चर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो ये आपका इन फेमरल ट्राइंगल तो ये इसका निमोनिक होता है वैन VAN वैन। तो उसमें आपकी पहले वेन होती है फिर आर्टरी आती है फिर नर्व होती है। 116 है आर्टरी लेयर फ्रॉम इनर टू आउटसाइड तो इसका मैंने निमोनिक बताया ईमा IMA इमा। ठीक है IMA। तो इंटिमा होती है और M से मीडिया और A से एडवेंटिशिया। अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ना। ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड्स द साइट ऑफ अक्यूट इज। तो इसका निमोनिक है MRAT MRAT MRAT। तो इसके मार्जिनेशन R से रोलिंग A से एडहिजन और T से ट्रांसमाइग्रेशन MRAT। साथ साथ निमोनिक टाइप कर दिया करें डॉक्टर मुसमा आप टाइप कर दिया करें। ठीक है जिनको पहले से पता है निमोनिक्स। MRAT तो मार्जिनेशन रोलिंग एडहिजन ट्रांसमाइग्रेशन। 118 है इन अ स्टडी 40% वुमेन हैव रिसीव HRT एंड 20% हैव नॉट रिसीव HRT। बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट सच स्टडी। जो आपकी परसेंटेज में स्टडी होती है ना उसको पाई चार्ट कहते हैं। P से परसेंटेज P से पाई चार्ट। ठीक है का स्क्वायर आपको पता है 2/2 स्क्वायर वो टेबल होता है। और पाई चार्ट में आपकी परसेंटेजेस होती हैं। 119 है पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अचीव्ड बाय। तो ये आपकी IV इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होती है जिसमें आपकी बॉडी एक्टिवली पार्ट प्ले करती है एंटीबॉडीज के लिए ना। आपकी वैक्सीन में वीकेंड पैथोजेंस देते हो बॉडी में। फिर आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज बना रही होती है ठीक है वो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन है। पैसिव में आप सीधा एंटीबॉडीज दे देते हैं। ठीक है टाइम नहीं होता कि बॉडी एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है इतना टाइम नहीं होता। और आप जो सीधा IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ लार्ज बॉल मेलिग्नेंसी आप पूछिए तो आपने एडिनो कार्सिनोमा चूज करना है। बिनाइन में आपने लाइपोमा चूज किया था मेलिग्नेंसी में आपने एडिनो कार्सिनोमा चूज करना है। रिगार्डिंग LCA ट्रू इज तो इसका अल्फा राइट ऑप्शन है। गिव लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है इसको अल्फा कर लें। कॉज ऑफ किडनी स्टोन इन विटामिन ए तो ये आपके एट्रोफी ऑफ रीनल म्यूकोसा होती है। आपको पता है विटामिन ए जो आपकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहा होता है एपिथेलियम की। ठीक है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है एट्रोफी हो जाती है आपकी रीनल म्यूकोसा की। CRP ट्रांसफेरिन एंड हेप्टोग्लोबिन आर एग्जांपल ऑफ अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स। अब अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स होते हैं जो आपके इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस चल रहे होते हैं उसमें इंक्रीज करते हैं ये। ठीक है ये मार्कर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के। तो CRP ट्रांसफेरिन और हेप्टोग्लोबिन जो है ना इंक्रीज करते हैं इन्फ्लेमेशन में। फिर आता है आपका नेगेटिव फेज रिएक्शन जो इधर बीटा है। नेगेटिव फेज रिएक्शन होती है आपके ये आयरन और हेप्सिडिन और इस तरह के जिनको पैथोजन यूज करके जो ना अपना मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं अपना रेप्लिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है वो डिक्रीज करते हैं।
जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था प्रेगनेंसी में, पहले उसकी एच बी डिक्रीज थी, तो दोबारा वो विजिट पे आई तो एच बी फिर से नॉर्मल हो गई। तो वो जो होता है ना वो ये एक्यूट वो होता ही है आपका नेगेटिव फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है, ये डिक्रीज करते हैं ताकि पैथोजन यूज ना कर सके। और जो आपके एक्टिव फेज रिएक्टेंट्स है, एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स है, वो इंक्रीज करते हैं। 124 है, एन इंट्रिंसिक डैमेज विच फैक्टर कॉज एक्टिवेशन ऑफ कोआगुलेशन। तो ये आपका हैगमैन फैक्टर होता है, ठीक है। जो आपका इंट्रिंसिक है वो 12 से स्टार्ट होता है, फिर 11 आता है, 10 तो कॉमन है वो निकल गया, फिर 9 आता है, फिर 8 आता है और 10 आ जाता है। इस तरह से जो एक्सट्रिंसिक है वो 3 से स्टार्ट होता है, 7 आता है, फिर सीधा 10 आ जाता है, फिर 10 5 2 1। ठीक है, ये पिक्चर जो है ना निंजा नेट की, वो पिक्चर आप लोग रट लो, आपको जो है ना ये इजी इस तरह के एमसीक्यूज हो जाएंगे। वो ग्रुप में मैंने भेजी हुई अनाउंसमेंट वाले में, तो चैट में किसी ने भेजनी है तो ढूंढ के भेज दे प्लीज। एनए चैनल इनएक्टिवेशन अकर इन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। आपको पता है डीपोलराइजेशन के बाद जो आपके एनए चैनल्स है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में वो जो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और इस पीरियड में जो है ना दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, चाहे आप जितना मर्जी जो है ना स्टिमुलस दे लो। तो जो आपका है ना उसको दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन करने के बाद दोबारा से डीपोलराइजेशन हो सकती है। तो जिसमें आपका एनए चैनल इनएक्टिवेशन होती है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, जिसमें स्टिमुलस जितना भी दे दें तो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता एक्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में। Both sides later pterygoid and anterior belly of digastric contract और pull leads to opening of mouth, ठीक है। लेटरल जब आप एल बोलते हो तो आपका माउथ जो है ओपन हो जाता है, एम बोलते हो तो क्लोज हो जाता है। तो मीडियल टेरिगोइड जो है वो क्लोज कर रहा होता है माउथ को, और जो लेटरल टेरिगोइड है वो ओपन कर रहा होता है, ओपनिंग ऑफ माउथ। 127 है, एक्सेस नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज दिस विल लीड टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। जितना आप फ्लूइड दोगे उससे आपका जो है ना ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, इसलिए ये जो है टेम्परेरी वो होता है डिहाइड्रेशन का, हेमरेज का, तो आप फॉलो जो है उसकी फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ये जो है ना इसके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। और आप जो है ना इसमें जब आपने ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना होता है तो आप हाइपरटोनिक जो है ना नॉर्मल सलाइन दे देते हैं, हाइपरटोनिक 0.3% वाला NaCl, ठीक है। एमसीक्यू है, क्योंकि वो आपका आईसीएफ से ना ईसीएफ में फ्लूइड को शिफ्ट करवा देता है, जिससे भी आपका जो है ना ट्रांजिटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है आपका, ठीक है। तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए देते हैं आप हाइपरटोनिक। अच्छा, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूटिस GLUT4, ये आपने वो ब्रिक लिप्स वाला जो है ना वो पेज लाजमी एक दफा रीड कर लेना, आता यही एमसीक्यू है वैसे, लेकिन फिर भी आप लोग रीड लाजमी कीजिएगा सारा कुछ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जो ट्रांसपोर्ट होती है ना ग्लूकोज की वो हर जगह होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, कैरियर प्रोटीन्स वगैरह के थ्रू। लेकिन जो आपका एक पीसीटी होता है, मतलब कि इंटेस्टाइन, सॉरी किडनी और इंटेस्टाइन, इनमें जो है आपकी ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होती है, ठीक है। आगे 130 है, एज अ रेजिडेंट इन पीडियाट्रिक्स यू आर कॉल्ड टू सी अ न्यूबॉर्न हु हैज यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप एंड यूनिलेटरल क्लेफ्ट ऑफ प्राइमरी पैलेट। दिस कंडीशन इज मोस्ट लाइकली रिजल्ट ऑफ, तो ये आपके होती है फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ मैक्सिलरी प्रोमिनेंस विद मीडियल नेजल प्रोमिनेंस। अच्छा, 130 एमसीक्यूज हो गए बच्चों, और ये जो है ना आपके बिल्कुल रिपीटेड थे सारे के सारे। अच्छा, मैं वो आप लोगों के क्वेश्चंस देखने लगी थी और मैंने मीटिंग खुद ज्वाइन ही नहीं की है, लेकिन अब मैं इधर से आपकी चैट देख नहीं सकती क्योंकि मुझे दोबारा से पीडीएफ खोलनी पड़ेगी। इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं था, समझ आ गया सारा कुछ? अब मुझे आपकी पुरानी चैट नहीं दिख रही, ठीक है भी, ठीक है। कुछ रिपीट करना है, कुछ समझ आना है, सारा रिपीटेड था वैसे, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो आगे चलते हैं। 123। अच्छा, क्यूट फेज वाला, अच्छा वो इधर से कटा ही हुआ है। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आपका इन्फ्लेमेशन चल रही होती है बॉडी में, तो कुछ जो है आपके रिएक्टेंट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, कुछ डिक्रीज कर जाते हैं। जो सीआरपी है आपको पता है वो इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, आप सीआरपी रेज होता है तो आपको पता होता है कि इन्फ्लेमेशन चल रही है पेशेंट में। सीआरपी, ट्रांसफेरिन और जो हेप्टोग्लोबिन है ना, ये आपके करते हैं इंक्रीज इन्फ्लेमेशन में, इसलिए इनको कहते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है। और फिर आते हैं आपके नेगेटिव फेज रिएक्टेंट्स, जैसे ये आयरन मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो आपके पैथोजेंस जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो वो डिक्रीज करते हैं नेगेटिव फेज रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसमें बस यही याद रखना, आपका जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं ना वो आपके सीआरपी वगैरह, उनको अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स कहते हैं। ओके। 124 है, इन इंट्रिंसिक डैमेज विच फैक्टर कॉज एक्टिवेशन ऑफ कोagulation। इंट्रिंसिक फैक्टर आपका स्टार्ट ही जो है ना फैक्टर 12 से होता है, हैगमैन से, ठीक है। यही पूछा उन्होंने बस। और जो ये एक्सट्रिंसिक का पूछा है थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो आपका फैक्टर 3 है, तो 3 को ही थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, ठीक है। ये पिक्चर्स मैंने आपको ग्रुप में एक दफा भेजी हुई, इनके जो सेकंड नेम है सबके, एल्बुमिन, प्री एल्बुमिन, ट्रांसफेरिन।
हाँ आइडन भी होता है। तो जो आपके उसमें पिक्चर भेजी है, उसमें जो है ना इनके सेकंड नेम भी हैं, जो इनको दूसरा नेम भी इनको होता है। चले 131 है, स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड आर सप्लाइड बाय, तो इसमें T1 आपने चूज करना है। अब इसका जो सीक्वेंस है वो है CA to T1, ये मिडिल अल्नर दोनों की जो है ना रूट वैल्यूज है। फिर अगर वो ना हो तो आप अल्नर प्लस मीडियन चूज करेंगे, वो ना हो तो आप T1 को चूज करेंगे, वो भी ना हो तो फिर अगर अल्नर ही है तो फिर अल्नर चूज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 मसल्स को सप्लाई कर रही होती है अल्नर शॉर्टनेस। आफ्टर RTA GFR डिक्रीज इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिक्रीज ऑफ GFR, तो ये आपका होता है डिक्रीज आर्टीरियल ब्लड फ्लो। ठीक है। एक तो जब आपका ये एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है उनकी तरफ जो है ना आपकी ब्लीडिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, ब्लड लॉस होता है तो आपका ब्लड वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आपका किडनीज में ब्लड फ्लो वो डिक्रीज जाएगा। ठीक है। तो GFR भी डिक्रीज होगा और फिर जो आपका सारा कंपनसेशन वाला मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। 133 है क्लोराइड ट्रांसपोर्ट इन लूप ऑफ हेनले बाय, इसका है बी को ट्रांसपोर्ट विद Na के। अब ये कौन सा वो है पंप, मुझे बताएंगे? ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है उसमें, ये पूछ रहे क्लोराइड का किससे होता है, तो आपने Na के 2Cl, यस। अच्छा, और इनको इनको डायूरेटिक्स कौन सा इनहिबिट कर रहे होते हैं? यस डॉक्टर आमना, वेरी गुड। इनको जो ना लूप डायूरेटिक्स इनको Na के 2Cl को कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है 134। यस, रिगार्डिंग बोन फॉर्मेशन ट्रू इज, तो ये आपकी न्यूली लेड बोन इज कॉल्ड ओस्टियोइड। ठीक है। जो आपकी बोन फॉर्मेशन में न्यूली लेड होती है उसको ओस्टियोइड कहते हैं। पेशेंट हैड एन एमआई ऑन ईसीजी एसटी एलिवेशन इन लीड 2 3 AVF, तो ये आपकी इंफीरियर वॉल एमआई है, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो RC होती है। 24-year-old boy developed jaundice, pallor and breathlessness, having splenomegaly. Jaundice develop again and again। ठीक है। तो ये आपके हेमोलिटिक एनीमिया की तरफ जा रहा है। एक तो स्प्लिनोमेगेली है कि बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है आपके आरबीसीज का, SOB, पेलर, जॉन्डिस। जॉन्डिस भी आपके हेमोलिटिक एनीमिया में होता है। ठीक है। तो ये आपका हेमोलिटिक एनीमिया ही है। इन प्री पैडिक जॉन्डिस देयर इज इंक्रीज इन डायरेक्ट बिलीरुबिन। पहले तो आपकी जो है बिलीरुबिन कॉन्जुगेट हो रही होती है, लेकिन फिर इतना ज्यादा जो बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाता है आपके हेमोलिटिक एनीमिया में कि वो सारा लीवर आपको कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा होता, तो आपकी जो है इनडायरेक्ट बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाती है। स्वेट ग्लैंड एंड पाइलो इरेक्टर मसल्स आर, तो ये आपके कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक होते हैं, ये आपकी वो एक्सेप्शन है। वैसे आपका जो है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो है वो एड्रीनर्जिक है। ठीक है। वो आपका जो नोरेपिनेफ्रिन के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू काम करता है। ठीक है। लेकिन जो आपका है ना एक्सेप्शन, उसमें स्वेट ग्लैंड है और ये पाइलो इरेक्टर मसल्स, ये आपके जो आता है नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स। ठीक है। A lady with CRF patient sample taken which was placed in refrigerator overnight, next day normal sodium raised, okay, potassium 6.3 raised, PO4 and LDH, what is the cause? तो ये आपका है hemolysis of blood sample। जब भी आरबीसीज की लाइसिस होती है ना वो आपको पोटेशियम रिलीज कर रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 140 है, लो एपिनेफ्रिन कॉज वेजोडाइलेशन वाई, तो ये आपके बीटा 2 होते हैं, बीटा 2 पे एक्ट कर रही होती है आपके। ठीक है। और बीटा 2 जो आपकी वेजोडाइलेशन कराते हैं ये आपके जो है लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। एंटीसिराग्लूटिनेट्स विद A and D, अगर ए से हो रहा है तो आपका जो है ए ब्लड ग्रुप है, और डी से हो रहा है तो वो पॉजिटिव है। ठीक है। तो ए पॉजिटिव है। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग एट एंगल ऑफ फ्लूइड, तो ये आपका होता है उसमें ओपनिंग ऑफ ए जाइगस वेन इन सुपीरियर वेना केवा। The sternal angle of fluid is formed by articulation of mandibulum with the body of sternum. It is important surface landmark and it lies at the level of the second costal cartilage। ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ फ्लूइड पे आपकी जो हो रहे होते हैं बाइफिकेशन ऑफ ट्रैकिया और जंक्शन ऑफ सुपीरियर मीडियस्टाइनम एंड inferior मीडियस्टाइनम। A patient with HB15 बेटा ऑक्सीजन। ना एक सेकेंड, ये इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ, ये मेनोब्रियम आना चाहिए था ना विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम, क्योंकि एंगल ऑफ फ्लूइड तो उधर ही होता है। ये मैंडीब्यूटम, आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है, ये मेनोब्रियम है ना। पढ़े मैं, हाँ मन्यूब्रियम है। यस यस, वो टाइपिंग एरर है, मन्यूब्रियम है। यस, मैंने गौर नहीं किया, मैं रीड कर रही थी बस, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था ये। अच्छा, अ पेशेंट विद HB15 ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज 20 ml, एल्वियुलर PO2 इज 40। ठीक है। आपका जो है ऑक्सीजन की प्रेशर कम है, PO2 जो है वो 40 है। वेनस O2 इज 15। व्हाट टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, तो ये आपका जो है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, और ये हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया पे इतने क्वेश्चन करते हैं। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल एस्थमा, द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी, तो ये आपका FE1/FEC जो है डिक्रीज लेस देन 65% होता है, या 75% भी ऑप्शन में होता है, तो आपने ये चूज करना है। ठीक है। ये डायग्नोसिस के लिए आप टेस्ट कर रहे होते हैं। ट्यूमर मार्कर ऑफ एस्ट्रोसाइट, तो ये आपका GFAP होता है। ठीक है।
G5 आपका एस्ट्रोसाइटोमा का ट्यूमर मार्कर है। पेशेंट प्रेजेंट विद पेन इन लंबर रीजन, स्टोन एंड पीयूजे, पेन अराइजिंग फ्रॉम विच सेगमेंट, तो आपका है आपको पता है आपका ये T12 to L2 होता है, ठीक है। तो इधर इन्होंने जो है सिर्फ L2 दिया हुआ था, आप उसको चूज कर लेंगे। ये रेंजेस भी आपकी गलत हैं और L5 T11 ये भी गलत है, तो आपने जो L2 को चूज करना है। प्रेग्नेंट वुमन has inch in girth of abdomen which is example of adaptation which is comprehensive defined as, तो ये जो गिर्द में इंक्रीज होता है ये जो है ना रिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टिमुलस। ठीक है, या तो ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज दिया होता है, इधर इन्होंने इतना बड़ा लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए। रिवर्सिबल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चेंज इन रिस्पॉन्स टू फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल स्टिमुलस। Person had traumatic incident of upper limb for 3 months. He feel pain and tenderness and a swelling developed at the region on X-ray. Swelling is bright after 1 year. It resolved. Phenomena is metaplasia. ठीक है, ये मायोसाइटिस हो सकते हैं जिसमें आपके कनेक्टिव टिश्यू जो है स्मूथ मसल्स में बन रहे होते हैं, और दूसरा जो मेटाप्लेजिया ये वाला रिवर्सिबल भी होता है, तो वो रिजॉल्व कर जाता है। A woman and man have history of recurrent pregnancy. A woman and man. History of recurrent pregnancy, their clinical and genetic history of unremarkable, but all pregnancies end up stillbirth. How will you investigate? जिसमें आप क्रायोटाइपिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है, उनके क्रोमोसोमल abnormalities देख रहे होते हैं, क्रोमोसोमल सीक्वेंस देख रहे होते हैं, तो ये क्रायोटाइपिंग कराएंगे आप उनकी। पेनिसिलिन पेनिसिलिन एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ब्रोंकोस्पेज्म। ठीक है, ब्रोंकोस्पेज्म क्या आपको पता है? पेनिसिलिन का हमेशा जो सिनेरियो दिया होता है 147 का कंफर्म कर दें। अच्छा 147 का क्या है? सी ही है इसका, क्या इराटा में इसका चेंज है? सी ही है इसका, ठीक है। अच्छा एंड पेनिसिलिन का दिया होता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, उसमें ब्रोंकोस्पेज्म उन्होंने दिया होता, ट्रीटमेंट पूछा होता तो आप IM एड्रेनालिन लगाते हैं, ठीक है। इस दफा उन्होंने पूछा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, तो आप ब्रोंकोस्पेज्म लगाएंगे। 151 infection kidney pus into garrota fascia which fascia intact it can spread to inferior to pelvis। ठीक है, ये आपके किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होती है, तो वो आपका एक्सटेंड कर होता है पेल्विक कैविटी तक। तो वहां पे अगर पस है तो वो आपके जो है ना एक्सटेंड कर जाएगी इंफीरियर टू पेल्विस। ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज फॉर्मेशन यूज विच विटामिन, तो ये आपका B6 है, बीटा। Women with breast cancer subsequently develop metastasis to vertebral column, the most direct route of spread of tumor in vertebral column। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें आपने वेनस कनेक्शन लगाना है। पेरिटोनियम में भी जो है वेनस कनेक्शंस के थ्रू जाती है, आपकी जो वर्टिबल कॉलम है उसमें वेनस कनेक्शंस के थ्रू जाती है, और जो प्रोस्टेट कैंसर है वो आपका वर्टिबल वेनस प्लेक्सिस के थ्रू जा रहा होता है, ठीक है। इंक्रीज कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू, ये कौन सा क्वेश्चन 154? अच्छा इसके ऑप्शंस कटे हैं आप लोगों के भी, बुक है किसी के पास बच्चों आप में से? ये मुझे सिनेरियो प्लीज पढ़ दें और आंसर भी, इसमें ऑप्शंस ही नहीं है। कौन सा वाला डॉक्टर आदिया? क्वेश्चन नंबर 154 154। PDF में कटा हुआ है। इंक्रीज The सी लेवल, increased calcium level is due to option A, increased 25 dihydroxycholecalciferol, option B, increased PTH, C, decreased PTH, D, decreased aldosterone। बीटा होगा इसका फिर। जी, बीटा आंसर। अच्छा PTH का नॉर्मल फंक्शन ही होता है, उसने कैल्शियम को इंक्रीज कराना है। अच्छा PTH क्या करता है, बोन से ये जो ना फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों की रिसॉर्प्शन करा रहा होता है, वहां से दोनों को निकालता है, लेकिन किडनीज में धोखा दे देता है, कैल्शियम को अब्सॉर्ब करा लेता है और फॉस्फेट को वहां से जो है ना एक्सक्रीट करा देता है, ठीक है। अच्छा 155, डॉक्टर आदिया एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन नंबर 147 हमने किया था इसमें हमने जो सी ऑप्शन किया है तो उसमें प्रेगनेंसी में पैथोलॉजिकल स्टिमुलाई भी होते हैं, isn't it just physiological? ये आप इसकी स्टेम ही बहुत डिफरेंट है, जो हम लोग जिसमें फिजियोलॉजिकल स्टिमुलस वाला कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका इसमें ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स, है ना, हम्म, मतलब उसमें दोनों इकट्ठे तो नहीं दिए हुए कि देखो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज, हाँ, और उसमें लेकिन कहते हैं बेसिकली ना तो गिर की इसमें चेंज, उसकी पैथोलॉजिकल। उसकी कोई पैथोलॉजी चल रही है, IUGR है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, कोस्फी, तो गिर्द का चेंज जो है उससे भी तो अफेक्ट हो रहा होता है ना। ये स्टेम सही। फिर वो नहीं पूछी हुई कि इंक्रीज उसका प्लेसेंटा साइज क्यों हो नहीं, रहा है, अगर इस इंक्रीज तरह का ब्रेस्ट, कोई वो आपका ऑप्शन आए फिजियोलॉजिकल। वहां पे, अगर सिर्फ फिजियोलॉजिकल आए हम्म, with reversible structure and functional change to physiological, तो हम उसको पैथोलॉजी भी ऑप्ट ना तो करें इंक्रीज हम। हो गए थे ना एब्डोमेन की प्रेगनेंसी में, अगर उसको ठीक है, मतलब पॉलीहाइड्रोमिनोज, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हाँ, ही हमने इस ऑप्ट किया। यस इस ठीक। स्टेम के साथ आप दोनों ऑप्ट करेंगे,
ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 155 था, पेशेंट हैज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, डिप्रेशन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओपियोइड्स एक्ट ऑन विच रिसेप्टर, तो ये आपका मॉर्फिन का रहा था, ये आपका जो है ना सी है स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट। ठीक है, मॉर्फिन आपका स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट है, ट्रेमडोल वीक म्यू एगोनिस्ट है, रिसेप्टर एगोनिस्ट है। पेशेंट आफ्टर पेनिट्रेटिंग abdominal इंजरी ऑन एंटीबायोटिक्स फॉर 12 वीक्स थेरेपी एंड 3 वीक्स टीपीएन विद इकाइमोसिस प्लेटलेट नॉर्मल पीटी 14। ठीक है, इकाइमोसिस है, प्लेटलेट और उन्होंने पीटी दोनों नॉर्मल कर दिए, इसका मतलब आपका विटामिन के डेफिशिएंसी है। जब प्रोलॉन्ग आप एंटीबायोटिक्स देते हो तो आपका जो है विटामिन के आपका नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है इतने प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक्स, और आपको विटामिन के प्रोड्यूस नहीं होता तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और अगर टीपीएन में भी विटामिन के आपने ऐड ना किया तो तभी आपकी जो है उसमें भी विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, तो या विटामिन के डेफिशिएंसी चूज करेंगे। अ मैन आफ्टर आरटीए got head injury which is to be stitched 10 inches wound laceration which anesthesia agent will best for suturing the wound। अच्छा, जब भी हेड पे ये लोकल्स भी वन कर रहे हो तो उसमें एड्रेनालिन ऐड करते हैं ताकि ब्लीडिंग जो ना डिक्रीज उसके कम से कम चांसेस उसके। तो आप 250 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन। ठीक है, 250 ml ऑफ 2% लिग्नोकेन विद एड्रेनालिन। इवेंट अगर जस्ट बिफोर ओपनिंग ऑफ एओर्टिक वेल्व तो ये आपका होता है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन इन्फ्लेमेशन, तो ये आपका एक्सुडेट होता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसमें एक्सुडेट होता है, अदरवाइज जो उसमें आपका जो है ना जिससे हार्ट की कंडीशन सीसीएच वगैरह उसमें ट्रांसलेट होता है। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड मेटास्टाइज टू विच, तो ये आपका लंग्स में पहले मेटास्टाइज करता है थायराइड का। पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर नेक रिजिडिटी कर्निंग साइन पॉजिटिव विच इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट, तो इसमें आप जो है सीएसएफ एनालिसिस कराएंगे। कर्निंग साइन आपको मेनिंजाइटिस में जो पॉजिटिव होता है उसके लिए दिया हुआ है, तो उसमें सीएसएफ एनालिसिस कराएंगे कि कॉज क्या मेनिंजाइटिस की। Only indication of use of radionuclide scan in patient with developed and diagnosed thyroid carcinoma to see the mets and spread। अगर वो थायराइड स्कैन पूछे ना तो उसमें आपने कोल्ड नोड्यूल देखते हो, सिर्फ उसमें वो कोल्ड नोड्यूल और हॉट नोड्यूल ही बता रहा होता है, तो उसमें आप कोल्ड नोड्यूल का ऑप्शन आता है। अगर रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन है तो इसमें जो है ना मेट्स एंड स्प्रेड देखते हैं आप। स्टैब इंजरी एट 6 इंटरकोस्टल कार्टिलेज ऑन द राइट साइड ऑफ स्टर्नम विल पियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका राइट एट्रियम है। मैंने आपको उस दिन भी रिवाइज किया था, 6 इंटरकोस्टल स्पेस अगर ये ना स्पेस तो उसमें इंफीरियर वेना केवा केव स्पेस केव। ठीक है, इंफीरियर वेना केवा स्पेस में, और 6th कोस्टल कार्टिलेज में राइट एट्रियम, और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आपका जो है वो पेरिकार्डियम होता है। A patient with hypertension and on labs investigation VMA found in urine, तो ये आपका फ्यूरोसाइटोक्रोमा है। ठीक है, जो VMA है ना विनाइल मेंडली के मैम फिर से रिपीट कर दें, आपने भी क्या कहा था मैंने 163 का? जी जी, अगर वो कहना कि 6th इंटरकोस्टल स्पेस है तो उसमें आप आईवीसी चूज करेंगे। ठीक है, और अगर कहें कि 6th इंटरकोस्टल कार्टिलेज है तो राइट एट्रियम चूज करेंगे। अगर वो कहें 5th इंटरकोस्टल स्पेस है तो फिर आप जो उसमें पेरिकार्डियम चूज करेंगे। ठीक है, वीएमए जो है ना आपका मेटाबोलाइट होता है कैटेकोलामिन्स का, जो कि रिलीज हो रहा होता है आपका फियोक्रोमोसाइटोमा में। posterior branch at aortic bifurcation in which of the following, तो वो ये आपकी मीडियन सैक्रल आर्टरी है। ठीक है, ये वो पिक्चर ग्रुप में है, अगर किसी को मिलती है तो शेयर कर दें। बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा पे ना पीछे उसकी एक पोस्टीरियर साइड पर ना मीडियन सैक्रल आर्टरी प्रेजेंट होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसिड इज, तो ये आपका इनहिबिट कर रहा है एरेक्निडोनिक एसिड को। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी होती है पीसीटी से, चाहे आपका एडीएच प्रेजेंट हो ना हो, डिहाइड्रेशन आपकी हो ना हो, मैक्सिमम 67 नियरली 67% आपका ना पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाता है। आप 56 ईयर ओल्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मैम एक्सक्यूज मी, ये जो 165 था पोस्टीरियर ब्रांच एट द एओर्टिक बाइफर्केशन, ये वही है ना जो कि एक टेल की तरह निकल यस रही होती है बाइफर्केशन से? यस बिल्कुल। हाँ ठीक है, जी, बिल्कुल यही। पिक्चर से याद रह जाता है, आप लोग लाजमी साथ साथ खोलें। ठीक है, अच्छा जी, ये एक दुम की तरह निकला हुआ है। बिल्कुल। A 56-year-old executive officer after eating burger with fries gets his lipid profile done after centrifuge his plasma pairs milky white। ठीक है, ये मिल्की वाइट हमेशा आता है, और उसने बर्गर्स और फ्राइज खाई होते हैं तो ये काइलोमाइक्रोन्स की वजह से मिल्की वाइट होता है। डिसेक्शन ऑफ इलियम मोर देन 100 सेंटीमीटर विल कॉज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अब मुझे इसका जो है ना इलियम डिसेक्शन वाला वो बता दें सीक्वेंस जल्दी से। कॉक्स इनहिबिटर्स भी है लेकिन वो 1 और 2 अलग अलग दिए हैं, तो एराकिडोनिक एसिड हमेशा चूज करना होता है इसमें। इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ व्हाट देन डिक्रीज बाइल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है, और थर्ड वाला यस
यस यस, और थर्ड वाला जल्दी जल्दी बच्चों। यस, डिक्रीज वेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर है 170, पेशेंट हैड कफ एंड हैज एपिथेलियल ग्रैनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस, डायग्नोसिस इज सार्कोइडोसिस, या नॉन कैशेस कह दिया इन्होंने विदाउट नेक्रोसिस, तो ये आपका सार्कोइडोसिस ही है। ठीक है, इन स्टेरॉयड प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर विच ऑर्गेनली विल बी इन्वॉल्व टू SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपका सेल का फर्स्ट टेबल उसमें जो SCR है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि स्टेरॉइड्स, ये लिपिड सिंथेसिस या स्टेरॉइड सिंथेसिस। ठीक है, तो जो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होते हैं उसमें जो है इसकी हाइपरट्रोफी भी हो जाती है, तो ये प्रेजेंट होता है SCR, जो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स होते हैं। डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय, तो ये आपका स्क्रीटिन होता है जो कि आपकी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कम कर देता है और पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस को इंक्रीज कर देता है। इन नॉर्मल पर्सन डिक्रीज एसिड सिक्रीशन कॉजेज, तो ये आपका अगर एसिड सिक्रीशन नहीं है वहाँ पे आपको पता है आपकी प्रोटीन डाइजेशन होनी होती है स्टमक में, तो आपकी एबनॉर्मल प्रोटीन डाइजेशन होगी। 69-year-old वुमन हैविंग फ्रैक्चर ड्यू टू, तो ये आपका डिक्रीज एस्ट्रोजन होता है। अगर पोस्ट मेनोपॉजल उसमें आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज कर रहा होता है, तो ये जो आपका एस्ट्रोजन है ना, ये नेगेटिव फीडबैक्स से LH और FSH को कर रहा होता है ना कंट्रोल। पोस्टमेनोपॉजल में आपका एस्ट्रोजन डिक्रीज कर जाता है, जिसका नेगेटिव फीडबैक जो है खत्म हो जाता है, और आपका LH और FSH जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब LH इंक्रीज होता है, LH सर्च की तरह वो इंक्रीज होता है, तो आपको वो फ्लशिंग और वो सारा पोस्टमेनोपॉजल सिम्टम्स है ना वो आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका MCQ है कि पोस्टमेनोपॉजल में फ्लशिंग क्यों हो रही होती है, डिक्रीज एस्ट्रोजन हो जाता है, या LH सर्च आता है, या आपका FSH और LH इंक्रीज होता है। A patient having DVT emboli in venous circulation will lodge in, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी ब्रांचेस है। ठीक है, अगर वो पल्मोनरी आर्टरी नहीं ना दिया होता तो उन्होंने ऑर्गन दिया होता, तो वो लंग्स दिए होते, उन्होंने आपने फिर वो चूज करने। अ पेशेंट हैविंग थ्रोम्बस इन वेन ऑफ लेग एम्बुला इन वेनस सर्कुलेशन विल लॉज इन, तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरी है। अब इन्होंने एक साथ एम्स कहते हैं, इन्होंने नीचे जो एक्सप्लेन किया हुआ है, एम्बुलाई फर्स्ट गो टू IVC इज ग्रेटर देन राइट एट्रियम, और फर्स्ट लॉज तो वो आपका पल्मोनरी आर्टरी होता है। आगे 177 है, अच्छा लास्ट पेज है। अच्छा, विच वन इज नॉट गिवन ओरली बिकॉज ऑफ हाईली फर्स्ट पास इफेक्ट इन एक्टिवेशन बाय लिवर, तो एड्रेनलिन है। ठीक, कल भी हम पढ़े थे जिसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ना लिवर मेटाबॉलिज्म, मतलब उसका जिसका फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ज्यादा, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम होती है सर्कुलेशन में, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, तो इसलिए जो है ओरली आप जो एड्रेनलिन नहीं देते, उसका जो है फर्स्ट पास इफेक्ट जो है हाई होता है, और इनएक्टिवेशन बाय लिवर उसकी जो ज्यादा होती है, और वो फिर बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम होती है, तो उसके इफेक्ट डिक्रीज होता है। इसलिए जो, और आपको ये भी पता है कि अगर आपने फर्स्ट पास इफेक्ट को डिक्रीज करना है तो आप किस रूट के थ्रू देंगे मेडिकेशन, बताएं। IV। हाँ, IV, बिल्कुल। अच्छा, 178 है रीनल प्लाज्मा फ्लो मेजर्ड बाय pH पर अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, हर पेपर में आता है। 179 है 6-year-old पेशेंट हैविंग जॉइंट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, फीवर लाइकली कॉज, ये आपका जो है सेप्टिक आर्थराइटिस की तरफ सिनेरियो जा रहा है। ठीक है, आपका जॉइंट पेन है, रेड है, वो स्वेलिंग है और फीवर है, तो ये आपका स्टेफ ओरियस की वजह से होता है। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट बायोकेमिकल चेंज विल बी सीन इन हाइपोक्सिया, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन होगा तो एरोबिक होगी, और आपकी हाइपोक्सिया में जो है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है। पेशेंट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज मेलिटस वाज प्रिस्क्राइब्ड एन ओरल हाइपोग्लाइसीमिया एजेंट, नाउ BSR 30, व्हाट कुड बी द ड्रग रिस्पांसिबल। ग्लिमिप्राइड, जो आपकी सल्फोनाइल यूरिया होता है और जो आपके मैग्नेटिनाइड्स होते हैं, ठीक है, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, इन्होंने इंक्रीज करा देने होता है आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को। ठीक है, और इनका साइड इफेक्ट होता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाते हैं दोनों। तो ग्लिमिप्राइड भी जो है ना आपकी सल्फोनाइल यूरिया। एल्जाइमर्स डिजीज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये आपकी डाउन सिंड्रोम है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, मुझे 170 में करती हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि ये क्यों डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं एल्जाइमर। सेम जीन की वजह से। डॉक्टर साहब को याद रह गया, आपने ही बताया ना, मुझे शो नहीं हुआ, मुझे आवाज से पता चला है। 21 जो होता है ना आपका जीन जी जी म्यूटेशन में 21 ही होती है। ठीक है, एल्जाइमर्स में भी 21 पे क्रोमोसोम पे आपकी म्यूटेशन होती है, और डाउन में भी। न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपके न्यूरल ट्यूब से सेपरेटेड होते हैं। अब पेशेंट प्रेजेंटेड विद एवेस्कुलर नेक्रोसिस, तो इसमें जो है ना आप मीडियल सर्कमफ्लेक्स को चूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मेंटली रिटार्डेड 14-year-old बॉय हैज अ माइक्रोकेफेलिक एंड लो एयर एपिकेंथल फोल्ड एंड प्रोट्यूबरेंस ऑफ टंग, क्रोमोसोम एनालिसिस लाइकली टू डेमोंस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग, आपका ट्राइसोमी 21 है जिसमें एपिकेंथल फोल्ड्स आते हैं, प्रोट्यूबरेंस होती है और ऑफ टंग। ठीक है, तो उसकी थोड़ी सी जुबान बिग होती है और बाहरी की तरफ होती है, तो ये आपका डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है,
चलिए बच्चों, आज हम अभी जो है इसी को करेंगे, और थोड़ी देर में वैसे मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, और दोबारा जो है 12 बजे क्लास लेनी पड़ेगी, तो दूसरा पेपर हम 12 बजे कर लेंगे। अच्छा, 170 है। पेशेंट हैड कफ एंड हैज एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस डायग्नोसिस। ठीक है, ये आपका सार्कोइडोसिस है। एक तो उसमें कफ है, ठीक है, और एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा, और दूसरा विदाउट नेक्रोसिस या नॉन कैशियस नेक्रोसिस, वो मैं कहती, लेकिन जो है नेक्रोसिस इसमें नहीं होती, वो सार्कोइडोसिस में होती है। टीबी में लाजमी जो ना आपका नेक्रोसिस होती है, कैशियस नेक्रोसिस, और लेप्रोसी में भी। लेप्रोसी में लाजमी नहीं होती, लेकिन उसमें आपकी नेजल इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके फीचर्स अलग होते हैं। ठीक है, एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा विदाउट नेक्रोसिस, तो ये आपका सार्कोइडोसिस है। अच्छा, एमसीक्यू 13, इतना पीछे। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। पोस्टीरियर इंट्रोशियल नर्व्स प्ले विच मसल्स, तो सुपिनेटर, इसको डी कर लें हम। डी कर लें इसको, इसका इराटा में इन्होंने डी किया, वही पिछली दफा भी डिस्कस हो रहा था। करती आपकी सुपिनेटर को भी रेडियल ही है, तब तक उसने ब्रांच नहीं दी होती, ये पोस्टीरियर इंट्रोशिया है। लेकिन इनकी की है कि इन्होंने सुपिनेटर को चूज किया हुआ है, तो हमने सुपिनेटर को करना है। वो दोनों को ही नहीं करती, वो एक्चुअली रेडियल ही कर रही होती है दोनों को। बाद में ब्रांच आती है आपकी पीआईएन की। ठीक है, खैर हम इसी को फॉलो करेंगे, हम जो है सुपिनेटर करेंगे। ओके बच्चों, कुछ और रिपीट करना है, कुछ पूछना है? एपिथेलॉइड ग्रेनुलोमा जो है दोनों में ही प्रेजेंट होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है टीबी का। कौन सा क्वेश्चन मैम अभी बताया आपने? 13 का मैंने बताया है, सुपिनेटर करेंगे हम। अच्छा, विदाउट, मेरे ख्याल है इन्होंने जो विदाउट नेक्रोसिस कहा है ना, तो उसमें वो टीबी में तो नेक्रोसिस होती है आपकी। डॉक्टर आलिया रफ़ी में इन्होंने बार बार इसको इंसिस्ट किया हुआ है कि एपिथेलॉइड जो है वो टीबी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे हिस्टोलॉजिकल भी अगर उन्होंने एग्जामिनेशन में हम्म। एपिथेलॉइड मोर देन केशियस नेक्रोसिस, तो तो सार्कोइडोसिस में उसके नहीं अलावा होती जो ब्लड सेल। सार्कोइडोसिस के अंदर उन्होंने ग्रैनुलोमा विद एस्टेरॉइड बॉडीज बताए हैं, उसमें शॉमन बॉडीज होती हैं। लेकिन ये जो लेकिन टीबी में आपके नेक्रोसिस तो एपिथेलॉइड है, लाजमी होती है ना। जी वो तो है, लेकिन इसमें उन्होंने बताया है कि एपिथेलॉइड सेल्स का उन्होंने बार बार मेंशन किया है कि चलो, मैं एपिथेलॉइड सेल्स इसको जो जो हैं है दे ना अभी आर, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सार्कोइडोसिस, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रैनुलोमा, टीबी के अंदर उन्होंने एपिथेलॉइड सेल्स वो उसके अगर मैक्रोफेज। अलहदा से भी ठीक है, इसको मैं अलहदा से भी इसको पढ़ लेती हूँ, इसमें हाँ प्रेजेंट जी। है कि नहीं, लेकिन नेक्रोसिस के बगैर आपने सार्कोइडोसिस को ही प्रेफर करना है। ठीक है, नेक्रोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टीबी का ज्यादा, कैशियस नेक्रोसिस या नेक्रोसिस। ठीक है, लेकिन इसको मैं पढ़ लेती हूँ, मैं आपको जो ना या तो अगली क्लास में मैम मैंने तो इस तरह से करके बस अपने माइंड में रखा हुआ है कि पाकिस्तान इज एंडेमिक फॉर टीबी। इवन जब आप यूके भी जाते हो तो वो आपसे टीबी टेस्ट करवाते हैं, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान से। तो मैंने बस इसी तरह से याद रखा हुआ है, बिकॉज सार्कोइडोसिस इज वेरी रेयर कंपेयर टू टीबी, दैट इज मोर कॉमन। तो मैंने बस इस तरीके से अपने माइंड में रखा हुआ है। आगे से बस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दोनों में केजियस एंड नॉन केजियस नेक्रोसिस है, दैट्स इट। वो इनका जो है ना ज्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, सार्कोइडोसिस में नॉन कैशियस होती है, ये सार्कोइडोसिस में अगर सिर्फ नॉन कैशियस दे आप चूज कर लोगे, लेकिन मैं इसका ना एपिथेलॉइड का कंफर्म कर लेती हूँ, लेकिन आपने करना है इसको सार्कोइडोसिस ही है। ठीक है, बाकी मैं आपको इसको जो है ना कंफर्म करके नेक्स्ट क्लास में बता देती हूँ। ठीक है, अभी मीटिंग एंड करते हैं, आप लोग अपनी रेस्ट करो, थोड़ा सा माइनर्स की क्लास लो। 12 बजे जो मैं लिंक शेयर करती हूँ, अगला पेपर भी रिपीटेड है, और हम इंशाल्लाह उसको भी स्पीड से खत्म कर लेंगे। ठीक है, ओके गाइज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।